तो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गैंट्री गर्डर के बारे में। पिछले सेशन में हमने प्लेट गर्डर के बारे में पढ़ा था और उसके बाद इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि प्लेट गर्डर एक जनरलाइज्ड टर्म होता है और उसी का स्पेशल फॉर्म निकल के आता है गैंट्री गर्डर, जो कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसके बारे में हम लोग को जानकारी भी होनी चाहिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर एक ही वीडियो पढ़ेंगे ताकि आपको किसी और सोर्स पर रिलाई करने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर गैंट्री गर्डर क्या होता है। तो ये डायग्राम आपको क्लियरली दिख रहा होगा। गैंट्री गर्डर एक्चुअली एक सपोर्टेड बीम होती है, ठीक है। ये सपोर्ट करने का काम करती है, जो कि आपके इंडस्ट्रियल क्रेन्स वगैरह होते हैं उनको ये सपोर्ट करती है। इंडस्ट्रियल क्रेन क्यों यूज किए जाते हैं? तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहां पे हम लोग को बहुत बड़े बड़े सामान उठाने होते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना होता है। जैसे शिपमेंट यार्ड होते हैं, वहां पे बड़े बड़े आपके कैंटोनमेंट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े आपके सामान होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग बहुत ही बड़े साइज से क्रेन्स का यूज करते हैं और उन क्रेन्स को सपोर्ट करने के लिए गैंट्री गर्डर का यूज किया जाता है। आप डायग्राम देख होंगे, ये आपको जो ट्रस दिख रहा है इस ट्रस के थ्रू ही हम लोग मेनली सामान को इधर से उधर ले जाते हैं, ठीक है। ये ट्रस आगे पीछे मूव करता है और इस ट्रस पर ये आप क्रैब दिख रहा होगा, इस क्रैब को हम लोग ट्रॉली भी बोलते हैं और ये ट्रॉली आपके लैटरल डायमेंशन में मूव करती है। यानी कि लैटरल डायमेंशन मूव करने के लिए इस क्रैब का यूज करते हैं और ये जो आपका हुक है इसी हुक में आपका सामान लटका होता है और वो इस तरह से मूवमेंट लेती है। और अगर आगे पीछे ले जाना होता है तो यही जो आपको ट्रस दिख रहा है जिसको हम लोग क्रेन गर्डर भी कहते हैं, ठीक है, तो ये आगे पीछे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करता है। इनके लोड को ट्रांसफर करने के लिए रेल का हेल्प लिया जाता है, जो कि आपके एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे अगर ट्रेन के पहिए रेल के ऊपर चलते हैं उसी तरह से ये जो आपका क्रेन गर्डर होता है उसमें भी छोटे छोटे पहिए लगे होते हैं और वो आगे पीछे मूव करते हैं ताकि आसानी से कम फ्रिक्शन लॉसेस के हेल्प से हम लोग इसके मूवमेंट को फैसिलिटेट कर सकें। और ये जितना भी भार है इन सारे भार को ट्रांसफर करने के लिए हम गैंट्री गर्डर का हेल्प लेते हैं। आपको दिख रहा होगा गैंट्री गर्डर भी आपका आई सेक्शन है, ठीक है, जैसा कि हमने प्लेट गर्डर में पढ़ा हुआ था, ठीक है, स्टील का बना होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो गैंट्री गर्डर का मेन काम क्या निकल के आया, तो ये ट्रांसमिट करता है लोड को जो कि आपके क्रेन के व्हील्स के थ्रू उसके ऊपर आ रहे हैं। ये क्रेन्स आपके इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, हैवी ट्रांसपोर्टेशन में और मशीन्स को आगे पीछे ले जाने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में यूज किए जाते हैं। ये जो क्रेन्स होते हैं ये क्रेन्स आपके मैनुअली ऑपरेटेड भी हो सकते हैं, यानी कि हाथों से कंट्रोल किए जा सकते हैं, साथ साथ में इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड भी होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली उनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एमओटी और ईओटी बोलते हैं। जनरली कहीं भी अगर आपका डिटेलिंग की जाती है तो वहां पे इतना लंबा लिखने के बजाय हम लोग एमओटी और ईओटी लिख करके काम चलाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको स्ट्रस के बारे में बताया, इस ट्रस को हम लोग क्रेन गर्डर कहते हैं, बट क्रेन गर्डर के अलावा इसको क्रैब गर्डर या क्रेन ब्रिज भी कहते हैं। क्यों क्रैब गर्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह क्रैब को फैसिलिटेट कर रहा है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए। क्रैब को दूसरे शब्दों में हम लोग ट्रॉली भी बोलते हैं, जिसके हेल्प से ये हुक लटका हुआ है और यही हुक आपके सामान को उठाने में हेल्प करता है, ठीक है। जितना भी आपका शॉपिंग यार्ड होता है, ठीक है, जिसमें भी आपने ये क्रेन सिस्टम यूज किया है तो उसमें ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करता है। अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो मूवमेंट हो बहुत ही आसानी से हो, इसीलिए क्रैब के नीचे भी व्हील्स लगी होती हैं और जो हमारा क्रेन गर्डर है उसके नीचे भी व्हील्स लगी होती हैं ताकि मूवमेंट कम से कम फ्रिक्शन के साथ किया जा सके, ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में जो हम लोग गैंट्री गर्डर पढ़ रहे हैं वो केवल एक गैंट्री गर्डर नहीं है, वो बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स से मिलकर बना होता है। जैसे कि ये आपका क्रैब है, आप नीचे पहिए को देख सकते होंगे और इसे से इधर उधर मूव कर रहा है। ये आपका ट्रस है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसको हम लोग क्रेन गर्डर या क्रैब गर्डर बोल सकते हैं। और ये भी यहाँ पे देखिए आपको छोटा सा व्हील दिख रहा होगा, ठीक है। ये व्हील इस रेल पर फैसिलिटेट है, इसी रेल पर आगे पीछे वो मूवमेंट होता है और यह रेल इनके भार को, इनके लोड को ट्रांसफर कर देता है गैंट्री गर्डर के और गैंट्री गर्डर इसको नीचे की तरफ ट्रांसफर कर देता है। ये आपका फ्रंट व्यू है। अगर आप टॉप से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जिसको आप लोग प्लेट गर्डर जिसको आप लोग क्रैब गर्डर कहते हैं और इसके ऊपर ये क्रैब लगा हुआ है जो कि आगे पीछे मूव करेगा और ऊपर से देखने पे आपको इस तरह से आई सेक्शन क्लियरली दिखाई देगा जो कि गैंट्री गर्डर का टॉप व्यू है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपके लिए जरूरी है क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि गैंट्री गर्डर के बारे में लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको फील नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली वो सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो इस डायग्राम को जब अपने आप दिमाग में रखेंगे तो आपको एक्चुअल पिक्चर क्लियर होगी कि गैंट्री गर्डर आखिर में वर्क कैसे करता है। वो सिर्फ एक गर्डर है, पूरा सिस्टम जो मूवमेंट हो रहा है वो तो उसके ऊपर हो रहा है, ये बस उसको सपोर्ट करने का काम कर रहा है, उसके लोड को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है।
अगर हम लोग बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है इस वीडियो का, कि गैंट्री गर्डर पर कौन कौन से लोड्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्रेन गर्डर, जिसको हम लोग क्रैब गर्डर भी कहते हैं, उसके वजह से, उसके भार की वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड रिएक्शन पैदा होता है, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ आपका डाउनवर्ड रिएक्शन पैदा होगा। आपका जो क्रैब गर्डर है वो आगे और पीछे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसके स्टॉपिंग और उसके स्टार्टिंग की वजह से थ्रस्ट पैदा होता है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट के रूप में जाना जाता है। आपको दिख भी रहा है यहाँ पे डायग्राम में, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट पैदा हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा उस गर्डर के ऊपर, या जो आपका ब्रिज है, ट्रस ब्रिज है, उसके ऊपर जो क्रैब मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या लैटरल डायरेक्शन में, उसके भी स्टार्टिंग और स्टॉपिंग की वजह से आपका लैटरल लोड पैदा होता है, लैटरल थ्रस्ट पैदा होता है, जिसको आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से पैदा हो रहा है। तो ये आपका लैटरल हो गया, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल हो गया, और ये आपके वर्टिकल रिएक्शन हो गए। इसके अलावा आपके जो भार लग रहे हैं, जिसको आपका क्रैब उठा रहा है, या कोई मशीन है, उस मशीन को हुक की सहायता से क्रैब उठा रहा है, तो उस मशीन का भी लोड आपके गैंट्री गर्डर पर लगता है, और वो भी वर्टिकल लोड में ही आता है। इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जितने भी तरह के वर्टिकल लोड है उनको हम इस एक सिंगल स्लाइड से समझते हैं, कि एक वर्टिकल लोड की अगर हम बात करें गैंट्री गर्डर में, तो वो आपके रिएक्शन फ्रॉम दी क्रेन गर्डर, यानी कि क्रेन गर्डर से जो रिएक्शन पैदा हो रहा है उससे आ रहा है। साथ ही साथ में क्रेन का खुद का अपना सेल्फ वेट है, क्रैब का अपना खुद का सेल्फ वेट है, और साथ ही साथ में वह क्रेन जो भार को उठा रहा है, जो लोड को उठा रहा है, उसका भी वेट है। तो ये चारों मिलकर के गैंट्री गर्डर पर वर्टिकल लोड लगाते हैं। अगर हम रिएक्शन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें मैक्सिमम व्हील लोड की हेल्प लेनी पड़ती है, कि मैक्सिमम कितना व्हील लोड उसके ऊपर लग रहा है। और मैक्सिमम व्हील लोड कब पैदा होता है, तो मैक्सिमम व्हील लोड या मैक्सिमम रिएक्शन तब पैदा होता है जब वह क्रैब गैंट्री गर्डर के सबसे पास होता है, ठीक है। जब वो एकदम पास होगा तो उसका इन्फ्लुएंस गैंट्री गर्डर पर और रेल पर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। जब दूर होगा तो धीरे धीरे उसका इन्फ्लुएंस घटने लगता है, ठीक। साथ ही साथ में जब भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जब भी हम लोग रिएक्शन का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो वहां पे रेल के सेल्फ वेट को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि रेल के सेल्फ वेट की वजह से भी गैंट्री गर्डर पर वर्टिकल रिएक्शन लगती है। नाउ कम टू द सेकंड, लैटरल लोड्स। लैटरल लोड्स यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले लोड्स, ठीक है, जो बेसिकली दो तरह से पैदा होते हैं। एक होता है सडन स्टॉपिंग ऑफ द क्रैब, ठीक है। जब ट्रॉली जो भार को लेके आगे पीछे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रही है, अगर वो अचानक से रोक दी जाती है, तो उसकी वजह से एक थ्रस्ट पैदा होता है, जो कि लैटरल लोड का रूप लेता है। सेकंड, जो भार क्रैब के द्वारा इधर से उधर ड्रैग किया जा रहा है, उसके ड्रैगिंग की वजह से भी आपका एक लैटरल थ्रस्ट पैदा होता है। तो मेनली ये आपके ट्रॉली के मूवमेंट की वजह से और ट्रॉली के द्वारा उठाए गए वेट की वजह से लैटरल लोड्स पैदा होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल लोड की अगर हम बात करें, तो लॉन्गिट्यूडनल लोड आपके जो टोटल क्रैब ब्रिज है या क्रैब गर्डर है, उसके मूवमेंट की वजह से पैदा होता है, जो कि वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। जनरली जब हम लोग ईओटी यूज करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ओवरहेड ट्रैवलिंग ट्रेन्स यूज करते हैं, तो उसमें ब्रेक बहुत ही सडनली अप्लाई किए जाते हैं। तो जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में सडन ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो उनकी वजह से आपको एक सडन थ्रस्ट पैदा होते हुए दिखता है, और ये हमारे स्ट्रक्चर के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता है। इसलिए कोशिश की जाती है कि ग्रेजुअल ब्रेकिंग सिस्टम को अप्लाई किया जाए। बट कभी कभी ऐसा होता है, और होगा भी, इतना भारी लोड है कि आप उसको जब ब्रेक लगाओगे तो एक सडन इम्पैक्ट पैदा करेगा ही करेगा। और यह जितना भी लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट होता है, ये अल्टीमेटली कैरी किया जाता है रेल लेवल पर, और यह रेल लेवल उस लोड को ट्रांसफर करता है गैंट्री गर्डर पर। इसलिए कहा भी जाता है कि गैंट्री गर्डर पर इन आने वाले लोड्स की वजह से बेंडिंग मोमेंट पैदा होता है। और ऑब्वियस सी बात है, गैंट्री गर्डर एक गर्डर है, यानी कि बीम का फॉर्म है, और बीम पर बेंडिंग मोमेंट तो पैदा होना ही है। तो कभी आपसे कोई पूछे तो बेंडिंग मोमेंट कैसे पैदा होता है, तो आप बता सकते हो कि जो भी लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट पैदा होते हैं, कैसे कैसे पैदा होते हैं, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो उनकी वजह से हमारे गैंट्री गर्डर पर बेंडिंग मोमेंट पैदा होता है, ठीक। क्योंकि एक्चुअली लोगों को लगता है कि क्रेन का भार है, नीचे आ रहा है, तो कंसंट्रेटेड लोड की तरह काम करेगा, बट नहीं, कंसंट्रेटेड लोड की तरह काम केवल नहीं करता है, वो उसके ऊपर अलग अलग फिनोमेना के हेल्प से बेंडिंग मोमेंट भी क्रिएट करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट लोडिंग की। अभी हमने यहाँ बात किया कि हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो भी लोडिंग है या जो भी ब्रेकिंग है, वो हम लोग ग्रेजुअली अप्लाई करें, लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, खासतौर पे जब भार बहुत ज्यादा हो, ठीक है। इतने बड़े सिस्टम को आप रन करोगे ना, तो हमेशा वो आपके कंट्रोल के हिसाब से ग्रेजुअली मूव नहीं करेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी वहां पे होती है कि जब आप ब्रेक अप्लाई करो तो उसका एक सडन इम्पैक्ट आपको देखने को मिले, ठीक है। तो इसलिए इन सडन इम्पैक्ट की वजह से एक्सेस एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, वाइब्रेशन या फिर स्लिप्स पैदा होता है, और ये इम्पैक्ट लोड के रूप में जाना जाता है। और इनकी वजह से जो भी आप लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल लोड्स पढ़ते हो, उनकी वैल्यूज कुछ अमाउंट में बढ़ जाती है। अब कितनी बढ़ जाती है, तो उसके लिए आप इस टेबल का हेल्प ले सकते हो।
जैसे अगर हम वर्टिकल फोर्सेस की बात करें तो हमारे पास दो तरह के क्रेन्स हैं, एक है ईओटी, एक है एमओटी। ठीक है, तो ईओटी की अगर हम बात करेंगे तो वर्टिकल फोर्सेस के केस में जो मैक्सिमम स्टैटिक लोड होता है उसकी वैल्यू 25% बढ़ जाती है, और जो एमओटी यानी कि मैनुअली ऑपरेटेड या हैंड ऑपरेटेड क्रेन्स होते हैं उसके केस में जो एडिशनल लोड होता है वो 10% इंक्रीज हो जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स अलोंग दी जो रेल्स होती हैं वो ईओटी के केस में 10% इंक्रीज कर दिए जाते हैं, जबकि एमओटी के केस में 5% इंक्रीज कर दिए जाते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? तो क्रैब के वेट के रेफरेंस में और जो वो भार उठा रहा है उसके रेफरेंस में। यानी कि अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो क्रैब के वेट और उसके द्वारा जो भी वेट उठाया जा रहा है, जो भी आपने सामान उठाया है, उन दोनों को ऐड कर लीजिए। उनको ऐड करने के बाद उसका 10% और इंक्रीज कर दीजिए, उसके बाद वो आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने में यूज करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ में आपके अलोंग द लेंथ अगर बात देखिए, यहाँ पे क्या था कि रेल के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या ऐसे। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ द रेल्स, तो ईओटी के केस में आप 10% बढ़ा दोगे और एमओटी के केस में आप 5% बढ़ा दोगे। लेकिन अगर अलोंग द रेल्स की बात करेंगे तो आप स्टैटिक व्हील लोड का सिंपली 5% इंक्रीज कर देते हैं। अगर आपको समझ में आया देन वेरी गुड, नहीं आया तो फिर से सुन लीजिए। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं तो जो भी मूवमेंट हो रही है वो रेल्स के अलाउंग हो रही है। दो ही स्थिति बन सकती है, या तो रेल्स के अलाउंग होगी या फिर रेल के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होगी, सिंपल। ठीक है, या तो ऐसे मूवमेंट होगी या फिर ऐसे मूवमेंट होगी। ठीक, तो जब वर्टिकल फोर्स की बात की जाती है तो मैक्सिमम स्टैटिक लोड, देखिए रिएक्शन निकालने के लिए हम मैक्सिमम स्टैटिक लोड का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे अलोंग द रेल्स की तो वहां पे स्टैटिक लोड, जो स्टैटिक व्हील लोड है उसका हेल्प लेते हैं। ठीक है, और जब भी हम बात करेंगे ट्रांसफर्स टू द रेल की तो वहां पे हम वेट ऑफ द क्रैब और वेट ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने बात किया वर्टिकल फोर्सेस की, तो वर्टिकल फोर्स मतलब क्या कि आप मैक्सिमम स्टैटिक लोड की हेल्प लेंगे। ईओटी के लिए मैक्सिमम स्टैटिक लोड को 25% बढ़ा दीजिए और एमओटी के लिए आप 10% बढ़ा दीजिए। सिमिलरली देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात की, लेकिन इसमें भी अलोंग द रेल्स की बात की, यहाँ भी अलोंग द रेल्स बात की थी। तो जब अलोंग द रेल्स बात की तो हमने मैक्सिमम स्टैटिक लोड का ही यूज किया। ठीक है, आपके स्टैटिक व्हील लोड का ही हेल्प लिया गया है और उसको 5% इंक्रीज कर दिया गया है। लेकिन जब हम ट्रांसफर टू द रेल की बात करेंगे तो वहां पे मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड की बात नहीं करते हैं। वहां पे हम एक्चुअल में जो क्रैब का वेट है और जो प्रोडक्ट उसने उठाया है उसके वेट का हेल्प लेते हैं। तो ईओटी के केस में हम जितना भी क्रेन उठा रहा है सामान और जो क्रैब का वेट है उन दोनों को ऐड करके उसका 10% बढ़ा देते हैं, तो वो हमारा एडिशनल लोड हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो आपका 100% पैदा हो रहा था वो तो होगा ही, लेकिन 10% एक्स्ट्रा पैदा होगा आपके इम्पैक्ट की वजह से। सिमिलरली एमओटी की बात करेंगे तो क्रैब के वेट और जो भी सामान उसने उठाया उसके वेट को ऐड करेंगे, उसकी वैल्यू को 5% बढ़ा देंगे। मतलब जो 100% पैदा हो रहा था वो तो पैदा होगा ही, साथ ही साथ में आपका 5% एक्स्ट्रा एडिशनल लोड पैदा होगा इम्पैक्ट की वजह से। तो ये एडिशनल लोड की वैल्यू है, यानी कि 100% के अलावा जो नॉर्मल वैल्यूज थी उसके अलावा आपकी इतनी परसेंट वैल्यू बढ़ जा रही है क्योंकि आपने सडन इम्पैक्ट के केस को इग्नोर नहीं कर पाया। ठीक है, तो जब भी इम्पैक्ट पैदा होगा तो एडिशनल लोडिंग आनी ही आनी है। अब इसके बाद हमने पढ़ा कि डिफ्लेक्शन पैदा होना ही है, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है कि बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट हो रही है इसमें, जहां कहीं भी बेंडिंग होगा वहां पे आपका डिफ्लेक्शन आना तय है। ठीक है, तो जो मैनुअली ऑपरेटेड क्रेन होती हैं उसमें मैक्सिमम परमिसिबल जो डिफ्लेक्शन होता है वो स्पैन बाय 100 होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड क्रेन होता है उसको भी दो कैटेगरी में बांटते हैं उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर 500 टन तक है तो डिफ्लेक्शन स्पैन बाय 750 पे रोक देंगे, और अगर 500 टन से ज्यादा है, 500 किलोमीटर से ज्यादा है तो स्पैन बाय 1000 तक लिमिट करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग स्पैन के हेल्प से ये डिसाइड करते हैं कि परमिसिबल डिफ्लेक्शन कितना होगा। मैनुअली ऑपरेटेड है तो स्पैन बाय 500, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड है तो अगर 500 किलोमीटर तक है तो स्पैन बाय 750, और अगर 500 से ज्यादा है तो स्पैन बाय 1000। अगर आप इसमें देखिए थोड़ा सा गैंट्री गर्डर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, आप इस वीडियो को एक बार दो बार रिपीट करके पढ़ेंगे ना अपने आप सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने सफिशिएंट डायग्राम इसमें मेंशन किए हैं। आराम से इसको पढ़िएगा, इस वीडियो को देखिएगा, नोट सुनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत आएगी आप हमसे पूछ सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। बाकी अगर आप इतना पढ़ जाते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच लास्ट तक देखने के लिए।